हेलो माय डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन वेल एकेडमी प्लेटफॉर्म। लेक्चर नंबर 19 सीटीक्यू सीरीज का आज मैं स्टार्ट करूंगी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थिन सिलेंडर एंड थिन स्फीयर के बारे में। मैं पूरा तो डिस्कस नहीं करूंगी, बट जिससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस कराने हैं वो फॉर्मूलाज मैं आपको डायरेक्टली बताने वाली हूँ। अब उसको आप और डिटेल में समझना चाहते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मुझसे और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर गिवन है उसमें कॉल कर लीजिए, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पूरा पैकेज मिल जाएगा। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर थिन सिलेंडर एंड थिन स्फीयर के बारे में। देखिएगा जरा, अगर मैं थिन सिलेंडर एंड स्फीयर को ड्रॉ करूं तो सिलेंडर थिन कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ओके, थिन सिलेंडर आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा और थिन स्फीयर आपका कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। अब यहाँ पर होगा क्या, इस सिलेंडर के अंदर कुछ फ्लूइड होगा, ये टॉप से भी क्लोज होगा इस तरीके से, ये बॉटम से भी क्लोज होने वाला है इस तरीके से। इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो इस पूरे के पूरे सिलेंडर पे क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर आपका हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करता है। तो यहाँ पर भी इस सिलेंडर की जो सरकमफेरेंस होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो फ्लूइड है ये प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। इसी तरीके से टॉप पर अगर आप देखोगे तो टॉप पर प्रेशर का डायरेक्शन इस तरीके से होगा और बॉटम पर आप देखोगे तो प्रेशर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। कुल मिला के परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहना है, और ये जो प्रेशर है ये यूनिफॉर्मली क्रिएट होता है। ओके, यूनिफॉर्म तरीके से पूरे के पूरे सिलेंडर को इंटरनली एक प्रेशर क्रिएट करके एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नली इसको ऐसे बर्स्ट कराने की कोशिश करता है। तभी तो सिलेंडर में अगर गैस होती है और उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो सिलेंडर बर्स्ट कर जाता है, अगर स्फीयर है तो स्फीयर बर्स्ट कर जाता है। उसका रीजन क्या है कि ये जो प्रेशर है ये अंदर की सरफेस पर एक स्ट्रेसेस क्रिएट करता है। ओके, अंदर के सरफेस पे एक प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। अब सिलेंडर के केस में कौन कौन सी स्ट्रेस डेवलप होती हैं, अगर आपको स्ट्रेसेस को देखना है तो आपको सिलेंडर को कट करना पड़ेगा। अब कट आप एक्स एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हो और कट आप वाई एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हो। जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग कट करोगे तो आपको क्या दिखने वाला है, तो आपको दिखेगा, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ से सिलेंडर को कट कर दिया, तो जब आप इस सिलेंडर को यहां से कट करोगे तो आपको यहां पर ये एक थिन सिलेंडर है, इसकी कुछ थिकनेस होगी। अब आपको यहाँ पर थिकनेस दिखेगी इस तरीके से, सपोज कर लीजिए इसकी थिकनेस T है, इस सिलेंडर का डायामीटर D है। यहाँ पर क्या लग रहा होगा, यहाँ पर आपका प्रेशर लग रहा होगा P, और इसको रेजिस्ट करने के लिए कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होंगी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, इन स्ट्रेसेस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, ये हमारी क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहलाती हैं, और इसकी वैल्यू होती है PD/4T, where P is the pressure, D is the diameter and T is the thickness। ओके, इसी तरीके से जब आप इस सिलेंडर को वर्टिकल एक्सिस के अलोंग कट करोगे तो क्या दिखने वाला है आपको, जब आप इसको वर्टिकल एक्सिस के अलोंग कट करोगे तो आपको आधा सिलेंडर का पार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिएगा जरा, मैं बना देती हूँ। जो आधा सिलेंडर का पार्ट होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। मैंने कट करके ये वाले पार्ट को कंसीडर कर लिया है। अब आपको यहाँ पर सिलेंडर की थिकनेस भी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको क्या कर दिया, इसको कट कर दिया है। तो जैसे ही आप इसे देखोगे तो यहाँ पर आपको थिकनेस दिख रही होगी। अब यहाँ पर ये जो सरकमफेरेंस दिख रहा है, यहाँ पर प्रेशर क्या कर रहा होगा, यहाँ पर P जो है इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा, और इसको रेजिस्ट करने के लिए जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी, अब ये सरकमफेरेंस के अलोंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। इस वजह से इसे हम लोग सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं हूप स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं और किस तरीके से आपकी हूप स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर इसे हम लोग हूप स्ट्रेस भी बोलते हैं, और इसके साथ ही साथ इसे सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है, क्योंकि ये सरकमफेरेंस के अलोंग लगती है। ओके, इसी तरीके से इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PD/2T। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रही हूँ, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। ओके, इसको आसानी से प्रूफ भी किया जा सकता है, बट मैं यहाँ पर प्रूफ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अभी क्वेश्चंस भी आपको कराने हैं। इसी तरीके से अगर आप स्फीयर को देखोगे तो स्फीयर को चाहे आप एक्स एक्सिस के अलोंग कट कर दो, चाहे आप वाई एक्सिस के अलोंग कट कर दो, आपको सेम इमेज मिलने वाली है। अगर आपने एक्स एक्सिस के अलोंग कट करा तो आपको कुछ इस तरीके से इमेज मिलेगी, और अगर आपने वाई एक्सिस के अलोंग कट करा, ओके, अगर आपने वाई एक्सिस के अलोंग कट करा तो आपको किस तरीके से हाफ पार्ट जो है इस पर्टिकुलर स्फीयर का वो कुछ आपको इस तरीके से नजर आने वाला है ये। ओके, तो
स्फीयर के केस में क्या होता है, यहाँ पर आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होती हैं, यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ हुप स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप एक्सिस के अलोंग कट कर लो, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग कट कर लो, इसमें और इसमें क्या कोई चेंज डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, दोनों के दोनों डायग्राम आपके ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हुप स्ट्रेस डेवलप होती है जिसकी वैल्यू होती है PD/4T। ओके, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इन केस ऑफ स्फीयर। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज और बता देती हूं, जैसे कि आपसे अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछा जाता है, यहां पर मैं लिख देती हूं, यहां पर मैं सिलेंडर के केस के में लिखती हूं और यहां पर मैं लिखती हूं स्फीयर के केस में। अगर आपसे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछी जाती है तो सिलेंडर के केस में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आती है वो आती है PD/4T। ओके, और स्फीयर के केस में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आती है वो आपकी आती है PD/8T। इसी तरीके से अगर हम लोग स्ट्रेन की बात करें तो सिलेंडर के केस में दो स्ट्रेन डेवलप होती हैं, एक आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगी, और दूसरी आपकी कौन सी होती है, हुप स्ट्रेन जो कि आपकी सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में होती है। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात करोगे तो ये होती है PD/4TE 1 - 2 न्यू। ओके, वेयर न्यू इज द पॉइजन रेशियो। अगर मैं हुप स्ट्रेन की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है PD/4TE 2 - न्यू। इसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हुप स्ट्रेन डेवलप होती है जिसका फॉर्मूला क्या होता है PD/4TE 1 - न्यू। अब अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूं तो इन केस ऑफ सिलेंडर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है वो होती है PD/4TE 5 - 4 न्यू। और इन केस ऑफ स्फीयर यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी ये आपकी होती है 3 PD/4TE 1 - न्यू। तो ये मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले यूज करे हैं। आप जब मेरा प्रीलिम्स पैकेज लोगे, चाहे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिंगल पैकेज लो, चाहे आप पूरा कंबाइन कोर्स का पैकेज लो, तो वहां पर आपको ये सारी चीजों की डिटेल मिल जाएगी। अब इस यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं इसके भी अलग अलग से सारे के सारे डेरिवेशन कराऊं, एक ही वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसके डेरिवेशन देख भी लोगे उसके बाद भी आपको फाइनल एक्सप्रेशन की ही जरूरत पड़ेगी। यही एक्सप्रेशन यूज करके मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसे देखिएगा जरा। अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2 सिलेंड्रिकल फ्यूजलैग शेल्स कैरी द सेम इंटरनल प्रेशर। ओके, 2 सिलेंड्रिकल फ्यूजलैग शेल्स हैं जो सेम प्रेशर कैरी कर रहे हैं, सेम इंटरनल प्रेशर। द शेल थिकनेस ऑफ द फर्स्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेकेंड एंड द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट इज 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द सेकेंड। द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऑफ द फर्स्ट शेल टू दैट ऑफ द सेकेंड शेल। क्या बोल रहा है, सिलेंड्रिकल शेल की बात कर रहा है। सिलेंड्रिकल शेल में आपसे क्या बोल रहा है कि दो सिलेंड्रिकल शेल हैं, सपोज कर लीजिए ये आपका फर्स्ट सिलेंड्रिकल शेल हो गया, ये आपका सेकंड सिलेंड्रिकल शेल हो गया, दोनों का इंटरनल प्रेशर सेम है, सेम कर दिया। फिर बोल रहा है फर्स्ट वाले की जो थिकनेस है वो 2 टाइम्स है एज कंपैरिजन टू सेकंड वाले शेल की थिकनेस। फिर बोल रहा है फर्स्ट वाले का जो डायामीटर है वो 3 टाइम्स है एज कंपैरिजन टू सेकंड वाले का डायामीटर। फिर आपसे बोल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालो, रेशियो निकालना। ओके, अलग अलग मत निकालना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना और फर्स्ट टू सेकंड का रेशियो हमें बता दो कितना है, तो मैं आपको मार्क्स दे दूंगा। अब मार्क्स चाहिए तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं, चलिए समझते हैं। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करूं तो मैंने आपको अभी बताया सिलेंडर के केस में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी, PD/4T। एक बार फॉर्मूला पता चल गया तो अगर मैं इसको फर्स्ट वाले के केस में निकालूं तो प्रेशर तो एज इट इज रहेगा, डायामीटर 3D हो जाएगा और आपका T कितना दिया, 2D दिया है, तो ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ PD/4T। अगर मैं सेकंड वाले के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालूं तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा PD/4T, क्योंकि इसका डायमीटर D है, थिकनेस T है, प्रेशर P है। अब जब आप इसका रेशियो लोगे, जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन केस ऑफ फर्स्ट सिलेंड्रिकल शेल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन केस ऑफ सेकंड सिलेंड्रिकल शेल, तो इसको इससे जब आप डिवाइड करोगे PD/4T कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा 1.5। दिस इज योर फाइनल आंसर।
ओके तो एक्सप्रेशंस ही फाइनल जरूरी है। अगर मैंने आपको डेरिवेशन नहीं बताया है तो वो जरूरी भी नहीं है। आप डेरिवेशन सीख भी लोगे तब भी आपको फाइनल एक्सप्रेशन याद करना है, क्योंकि यही मैं डायरेक्टली हर जगह यूज करने वाली हूं, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसमें अगर आपको ऑप्शन देखने हो तो 3/2 आपका फाइनल ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 3/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ही आपको मिलने वाला है 1.5। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ सीमलेस स्फेरिकल शेल इज ऑफ 0.8 मीटर इंटरनल डायमीटर एंड 4 mm थिकनेस। ओके 4 mm थिकनेस दी हुई है। इट इज फिल्ड विद फ्लूइड अंडर प्रेशर अंटिल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके डिटरमाइन द फ्लूइड प्रेशर टेकिंग E इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² एंड पॉइजन रेशियो इज 0.3। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में समझाऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि मैं इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर पाऊं और साथ ही साथ इसका जो गिवन डेटा है वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाऊं। तो गिवन डेटा चलिए लिखते हैं। गिवन डेटा क्या बोल रहा है कि 0.8 mm इंटरनल डायमीटर है। डायमीटर कितना दे रहा है 0.8 mm। चलिए लिख लिया हमने इंटरनल डायमीटर। इसके साथ ही साथ क्या दे रहा है 0.8 मीटर है। ओके इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। 0.8 मीटर इंटरनल डायमीटर है। उसके बाद क्या बोल रहा है थिकनेस है 4 mm। एक बार मैं डेटा लिख दूं तो मेरे लिए फिर आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना। चेंज कितना दे रहा है वॉल्यूम में, बोल रहा है चेंज हुआ है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, का मतलब है 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद बोल रहा है E की वैल्यू आप कितना लेना 2 × 10⁵ मेगा पास्कल लेना। फिर बोल रहा है पॉइजन रेशियो कितना लेना, पॉइजन रेशियो 0.3 लेना। और किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है सीमलेस स्फेरिकल शेल की। ओके तो यहां पर जितने भी फॉर्मूलाज यूज होंगे वो सारे के सारे किसके लिए होंगे, वो सारे के सारे आपके यूज होने वाले हैं स्फीयर के लिए। सिलेंडर का कोई भी फॉर्मूला आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। ओके तो कैसे निकालेंगे, हमें फाइनली निकालना क्या है, हमें प्रेशर निकालना है कि इस पर्टिकुलर केस में प्रेशर कितना होगा। कैसे निकालेंगे प्रेशर, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। ये हमारा क्या है स्फीयर है। ओके ये हमारा क्या है स्फीयर है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है, देखिए एक जनरल वॉल्यूम हम लोग पढ़ते हैं 4/3 πr³। ओके अब अगर आप इस r को, जैसे कि हमें रेडियस नहीं पता है डायमीटर पता है, तो इस वॉल्यूम को आप डायमीटर के भी टर्म में लिख सकते हो π/6 d⁻3। कैसे, देखिए यहां पर आप क्या करोगे r की जगह पुट कर दोगे कितना d/2। ओके फिर ये 2 क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, क्योंकि 2⁻3 हो जाएगा। 4/8 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 × 3 कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा π/6 d⁻3। कुछ नहीं करा है, सिर्फ रेडियस को डायमीटर में चेंज कर दिया है। अब इस पर्टिकुलर केस में जब आप यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा π/6 × डायमीटर कितना है 0.8 मीटर है। अगर मैं इसे mm में चेंज करूं तो 800 mm मुझे मिल जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगी 800 mm³। ओके 800 mm³। इसको अगर आप चेंज करोगे सेंटीमीटर क्यूब में है, mm³ में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 50 × 10⁻³ mm³। ओके तो यहां पर इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेट करके आपको बता देती हूं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 268.08 × 10⁻6 mm³। ओके तो आपको चेंज इन वॉल्यूम पता चल गया, आपको ओरिजिनल वॉल्यूम पता चल गया, जिसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और अभी मैंने स्फीयर के केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला लिखवाया, फॉर्मूला लिखवाया 3PD/4TE1 - ओके यही फॉर्मूला लिखवाया। अब देखिए आपको यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम पता है, ओरिजिनल वॉल्यूम पता है, 4 पता है, T पता है, E पता है, D पता है, न्यू पता है, सिर्फ P नहीं पता है, आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 50 × 10⁻³ अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 268.08 × 10⁻6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रेशर आपको निकालना है। डायमीटर आपका कितना हो गया 800 हो गया, डिवाइडेड बाय 4, थिकनेस 4 mm दी हुई है, E की वैल्यू दी है 2 × 10⁵ मेगा पास्कल 1 - 0.3। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको प्रेशर मिल जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ कितना प्रेशर आ रहा है आपका। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 0.355 मेगा
पास्कल और न्यूटन पर mm²। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको थिन सिलेंडर एंड थिन स्फीयर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, ये दो क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर इसमें कुछ भी ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिएगा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का। अब मैं मिलूंगी आपको सीटीक्यू के लेक्चर नंबर 20 में, जहां पर हम लोग कुछ अनदर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।